हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय क्लास। कैसे प्यारे प्यारे बच्चे। तो न्यूक्लियाई चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 देखते हैं आज। ठीक है। तैयार है फॉर द सुपर अमेजिंग सेशन। तो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मास डिफेक्ट पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे और रेडियो एक्टिव डिकेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अल्फा बीटा गामा डिकेज होते हैं, ये सारी चीज़ें। आई होप ये इस पार्ट आप पहले भी केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, बट कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ये मानते हुए कि आपने कभी कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मास डिफेक्ट की। तो मास डिफेक्ट पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा पहले पिछला रिवीजन करा देता हूं, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था। मैंने क्या बताया था, एटॉमिक बॉम्ब्स के बारे में बताया था कि बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटता है तो इतनी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। ये कौन एक्सप्लेन करता है? आइंस्टीन सर का मास एनर्जी रिलेशन डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करता है। मैंने ये भी बताया था, जब कोई भी एटॉमिक बॉम्ब फटता है, फट के मतलब एक बड़ा न्यूक्लियाई एक छोटे न्यूक्लियाई में, कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियाई में जब बढ़ता है, तो देखा गया कुछ मास गायब हो गया। जो वो मास गायब हो गया उसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। बेसिकली वो गायब नहीं हो रहा है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। फिर मैंने बताया कि ये डेल्टा एम जो होगा मास डिफेक्ट दो तरीके से दे सकता है तुम्हें। एक, जो अभी तक पढ़ते आए हैं यूनिट मास की, ग्राम और किलोग्राम। और दूसरा जो दे सकता है वो किस में दे सकता है? एटॉमिक मास यूनिट एएमयू में दे सकता है। जब भी मास डिफेक्ट ग्राम या किलोग्राम में दे रखा होगा तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले में मास को केजी में कन्वर्ट करना है। अगर ग्राम में दे रखा होगा तो केजी में कन्वर्ट करना है। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ इस फॉर्मूले में पुट करना है, एनर्जी ले लेने। क्या आ जाएगा? जो भी मास दे रखा है केजी में, इस फॉर्मूले में डेल्टा एम को इन केजी पुट करेंगे और c की वैल्यू 3 × 10⁸ पुट करेंगे, फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। आंसर जो आ जाएगा वो एनर्जी इन जूल आएगा। यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? एनर्जी इन जूल आएगा। लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। वही मैंने बताया कि कभी भी मास डिफेक्ट एएमयू में दे रखा हो तो और भी आसान कर दिया है मैंने तुम्हारे लिए। जो आंसर आएगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। डेल्टा एम जो भी आए, जो भी मास एएमयू में दे रखा है उसे 931 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर किस में आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जो भी मास दे रखा हो, एम की वैल्यू जो भी दे रखी हो इन एएमयू, वो यहाँ पे पुट करनी है, 931 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी की वैल्यू आ जाए। ठीक है। अब वही जो मास गायब हो जा रहा है, कि कितना मास गायब हो जा रहा है, इसी कंसेप्ट को पढ़ेंगे इस टॉपिक में, मास डिफेक्ट को, कि भाई मास डिफेक्ट क्यों आ रहा है और कितना आ रहा है। ठीक है। तो समझो बच्चा पार्टी, मास डिफेक्ट का कंसेप्ट आता क्या, कहां से है? जब न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, क्या एक न्यूक्लियस स्टेबल प्रोडक्ट है? क्या न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस स्टेबल है? हाँ भाई, स्टेबल है तभी तो वो एग्जिस्ट कर रहा है, वरना फूट फाट के खत्म हो जाता। ऐसा है। ठीक है। मतलब इस नेचर में कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो स्टेबल है ना। अगर स्टेबल नहीं होती तो डिके कर जाती, टूट जाती, फूट जाती, कुछ हो जाता उसके साथ। लेकिन कोई भी अगर स्टेबल न्यूक्लियाई एग्जिस्ट कर रहा है मतलब वो स्टेबल है। और कोई भी पार्टिकल स्टेबिलिटी कैसे गेन करता है? स्टेबिलिटी कैसे गेन करता है? एनर्जी को रिलीज करके। क्या चीज बच्चा पार्टी? एनर्जी को रिलीज करके। तो समझो बच्चा पार्टी, यहां पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स पड़े थे। कुछ ये पिंक वाले न्यूट्रॉन्स पड़े थे।
इतना कलरफुल चित्र बन रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन ये अलग अलग पड़े हैं, कुछ प्रोटॉन्स पड़े हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स पड़े हैं, लेकिन ये बिखरे हुए हैं, ये बाइंडेड टुगेदर नहीं है, अच्छी खासी सफिशिएंट दूरी पे हैं। अब इन सबको बाइंड करके इन सबको बाइंड करके आपने एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करी। इन सभी को बाइंड करके आपने किसकी फॉर्मेशन करी बच्चा पार्टी? एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन किसकी बच्चा पार्टी फॉर्मेशन करी आपने? एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करी। ठीक है, तो ये एक मान लो न्यूक्लियस बना, ये सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फ्री पड़े थे, इनको इकट्ठा किया, बांध दिया और एक न्यूक्लियस बना दिया। तो पाया गया जो इंडिविजुअल मासेस था, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अलग से मास था, इंडिविजुअल मासेस थे, इनका जो मास था बच्चा पार्टी, टोटल मास, और जो न्यूक्लियस जब बना तो उस न्यूक्लियस का जो टोटल मास पाया गया, नापा गया, तो देखा गया इस बने हुए न्यूक्लियस का मास थोड़ा कम मिला इनसे। तो यहां से समझ में आया जब भी कोई न्यूक्लियस बनता है, जब भी कोई स्टेबल न्यूक्लियस बनता है, तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। वो एनर्जी कहां से आती है? जो एनर्जी रिलीज होती है वो मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग आती है। मतलब इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और इंडिविजुअल जितने भी न्यूट्रॉन थे, इन सभी मासेस का जो सम था वो इस न्यूक्लियाई के टोटल मास से ज्यादा था। लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई न्यूक्लियाई है जिसको एलिमेंट एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कोई एक्स ए जेड, ये कोई न्यूक्लियाई है। एक्स ए जेड ये कोई न्यूक्लियाई है, जेड एटॉमिक नंबर है, ए मास नंबर है। तो इसमें यहां पे कुछ प्रोटॉन्स हैं, लेट्स से एमपी क्या है या फिर एन इंटू पी क्या है? पी क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। और एन क्या है बच्चा पार्टी? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। इस न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई जिसमें यहां पे पी प्रोटॉन थे और एन न्यूट्रॉन थे, ये सारे कंबाइन हुए और इस न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई। एक प्रोटॉन का मास जो है बच्चा पार्टी, लेट से क्या है, एक प्रोटॉन का जो मास है वो एमपी है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन प्रोटॉन। और एम एन क्या है बच्चा पार्टी? मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। ये जो एलिमेंट बना, इसका मास अगर मैं कैपिटल एम लिख दूं, ये क्या है बच्चा पार्टी? मास ऑफ न्यूक्लियाई। इस पूरे न्यूक्लियाई का मास है। एम क्या है? इस मास ऑफ टोटल, ये जो न्यूक्लियाई बना इसका टोटल मास क्या है? कैपिटल एम है। एम पी इज मास ऑफ प्रोटॉन, एम एन इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखा गया बच्चा पार्टी, इन कंस्टिट्यूएंट, इन इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल मास था और न्यूक्लियाई का जो मास नापा गया, तो न्यूक्लियाई का जो टोटल मास था इन इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इंडिविजुअल मास से कुछ कम निकला। क्या देखा गया? ऑब्जर्वेशन क्या हुई? एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिली दोस्त? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिली?
फर्स्ट, टोटल मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट अगर मैं निकालूं, टोटल मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो मास ऑफ न्यूक्लियाई से ज्यादा मिला। तो पहली ऑब्जर्वेशन यही थी, सम ऑफ masses of all the protons and neutron, जितने भी all the individual protons and neutrons is greater than total mass of न्यूक्लियाई। ये देखा गया जो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियाई जब कैलकुलेट नापा गया तो वो देखा गया जो इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कैलकुलेटेड मास है उससे कम निकला। ठीक है, मतलब हम यहां से कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं अगर मैं इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर मैं मास निकालना चाहूं, एमपी, एक प्रोटॉन का मास अगर हमें एमपी पता है और पी नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन पी इंटू एमपी लिख देंगे। पी टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, एमपी क्या है, मास ऑफ एक प्रोटॉन का, और ऐसे कितने प्रोटॉन्स हैं, एमपी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और एमपी क्या है, एक प्रोटॉन का मास है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स आ जाएगा। अब निकालते हैं टोटल मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की जनसंख्या देखो कितनी है बच्चा पार्टी, एन है, एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, और एक सिंगल न्यूट्रॉन का मास कितना है, mn है क्या दोस्त, प्लस n टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, p टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस n टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन कर दोगे तो क्या टोटल मास ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट, टोटल मास ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। जो जितने भी प्रोटॉन है जितने भी न्यूट्रॉन हैं उन सबका टोटल जो मास आएगा भाई, ये टोटल मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, n इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स हो गया। तो क्या ये सम ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स हो गया। ये पाया गया कि ये मास ऑफ न्यूक्लियाई से ज्यादा निकला। ठीक है, सेकंड पार्ट कि मास डिफेक्ट कितना मिलेगा बच्चा पार्टी, मास डिफेक्ट जो देखोगे डेल्टा एम, तो ये जो रिएक्टेंट साइड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स, जितने भी प्रोटॉन है जितने भी न्यूट्रॉन, उनका जो टोटल मास आया और न्यूक्लियाई का जो मास था, इसका जो डिफरेंस था, इसी को मास डिफेक्ट कहा। p टाइम्स एम पी प्लस n टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या मिला बच्चा पार्टी, माइनस कर देंगे मास ऑफ न्यूक्लियाई, तो ये क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, तुम्हारा मास डिफेक्ट की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, मास डिफेक्ट की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया, ये बात समझ में आई कि ये मास डिफेक्ट क्यों आ रहा है, क्यों आने का रीजन है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। अगर ये इंडिविजुअल जब पड़े हुए थे और ये न्यूक्लियाई एग्जिस्ट कर रहा है, कभी भी इस दुनिया में, ब्रह्मांड में, संसार में तुम्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंडिविजुअल अलग से कहीं पड़े मिलेंगे मार्केट में, मार्केट में कहीं जाओगे, सब्जी की दुकान पे, परचूनी की दुकान पे, किराने की दुकान पे, क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स तुम्हें अलग से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। मार्केट में क्या भाई, दुनिया में कहीं भी घुमाओ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग से नहीं मिलेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनसाइड अ न्यूक्लियस मिलते हैं। ये फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन ये फॉर्म एग्जिस्ट कर रही। तो क्यों कर रही है, पहली बात तो ये थॉट आना चाहिए। तो ये इसलिए एग्जिस्ट कर रही है बिकॉज ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है जब न्यूक्लियस के अंदर बाइंड हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और अगर ये इतने ज़्यादा स्टेबल है, इतने ज़्यादा स्टेबल है, तो इन्होंने क्या करी होगी, एनर्जी रिलीज करी होगी बहुत सारी। भाई स्टेबिलिटी बिना एनर्जी रिलीज किए तो आएगी नहीं, और वो जो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करी वो कहाँ से आई होगी, वो आती है मास डिफेक्ट से।
तो साइंटिस्ट ने क्या किया, पहले तो किसी भी न्यूक्लियाई को उठाया और किसी भी न्यूक्लियाई को उठाया और उसका टोटल मास नाप दिया। क्या ये नापा जा सकता है? बिल्कुल नाप दिया जा सकता है। अब भाई बाय द टाइम हमें एक प्रोटॉन का और एक न्यूट्रॉन का मास हम कैलकुलेट वैसे ही नाप चुके थे। अब मान लो किसी का एटॉमिक नंबर ए है और जेड, सॉरी एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हम यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्या बहुत इजीली जेड के बराबर होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मैं जो यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट कर रहा था, क्या वो बहुत इजीली कोई ए माइनस जेड लिख सकता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सिंपली, तो एक प्रोटॉन का मास पड़ता था उसे z से मल्टीप्लाई कर दिया, एक न्यूट्रॉन का मास पड़ता था उसे a माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर दिया। सारे जितने भी प्रोटॉन थे जितने भी न्यूट्रॉन थे उनका टोटल मास का सम देखा किया गया, तो देखा वो जो सम आया वो इन न्यूक्लियस के टोटल मास से थोड़ा ज्यादा मिला। तो ये समझ में नहीं आया उन लोगों को कि भाई ये मास कहाँ जा रहा है। तो फिर बाद में एक्सप्लेन हुआ आइंस्टीन सर के मास एनर्जी रिलेशन से कि भाई वो कहीं जा नहीं रहा है, गायब नहीं हो रहा है। बेसिकली जो मास है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मास कंजर्वेशन एक फंडा, आइंस्टीन सर ने बताया फिर कि मास कंजर्वेशन दुनिया का फंडामेंटल लॉ नहीं है। मास कुछ नहीं है, मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। मास जो है एनर्जी ही है, ठीक है। मास क्या है? इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, सिंपली। एनर्जी कंजर्वेशन इज फंडामेंटल रूल, नॉट अ मास। मास एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? तो यहां से मास डिफेक्ट का कंसेप्ट आया। सिंपली क्या कहता है, किसी भी न्यूक्लियाई के लिए, किसी भी न्यूक्लियाई के लिए जो जितने भी उसमें प्रोटॉन है, p नंबर ऑफ प्रोटॉन है, n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन का जो टोटल सम आता है वो हमेशा मास ऑफ न्यूक्लियाई से ज़्यादा आता है। और इन दोनों में इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो मासेस का सम है और जो न्यूक्लियाई का मास है, इनमें का जो डिफरेंस ऑफ मासेस आता है, इसी टर्म को क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट कहते हैं। इसी टर्म को क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट कहते हैं। अगर p और n को मैं एटॉमिक और मास नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो क्या बच्चा पार्टी, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ मैं इसी मास डिफेक्ट को, जल्दी से खुद बताओ, p नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, अगर कोई एलिमेंट मैंने लिख दिया है x a z, तो इसमें प्रोटॉन का नंबर देख के बताओ कितना होगा? क्या आप सभी लोग कह सकते हैं z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होगा? क्लियर है? प्लस n क्या था? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे। जरा बताना इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? ये प्रोटॉन होता है, ये मास नंबर होता है। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। तो न्यूट्रॉन्स का जो नंबर स्मॉल n था, क्या इसे मोहब्बत में अपन a माइनस जेड लिख सकते हैं इनटू मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूट्रॉन? तो ये इंडिविजुअल प्रोटॉन और इंडिविजुअल न्यूट्रॉन के जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे उनका टोटल मास आ गया। ये क्या होता है? ज्यादा मिलता है मास ऑफ न्यूक्लियाई से। तो मास ऑफ न्यूक्लियाई अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मास डिफेक्ट मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक सभी बच्चे कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। समझ में आया मास डिफेक्ट क्या होता है, कहाँ से आ रहा है? सिंपली एक्सपेरिमेंटली आ रहा है। कैसे आ रहा है? न्यूक्लियस लिया गया, न्यूक्लियस के मास को नापा गया, एक्स ए जेड एलिमेंट का मास नंबर, एटॉमिक नंबर पता ही है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का भी मास पता ही है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करके टोटल मास ऑफ प्रोटॉन निकाल दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करके टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन निकाल दिया, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का टोटल मास निकाला गया, तो वो देखा गया इस न्यूक्लियस के टोटल मास से थोड़ा ज्यादा आया, तो वो जो डिफरेंस इन मास था उसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। अब पूछा गया कि भाई वो मास कहाँ जा रहा है, तो आइंस्टीन सर ने बताया भाई कहीं जा नहीं रहा है, बस वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो पूछा गया भाई वो एनर्जी कहाँ जा रही है, तो बताया गया भाई एनर्जी क्या हो जा रही है? रिलीज हो जा रही है। जब ये
एनर्जी रिलीज कर देते हैं तभी तो ये स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये स्टेबिलिटी अगर गेन करा हुआ है, एक स्टेबल न्यूक्लियाई एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसने कहीं ना कहीं सराउंडिंग में खूब ढेर सारी एनर्जी प्रोड्यूस करी होगी, रिलीज करी होगी, तभी ये स्टेबल है। क्लियर है? अब अगला कंसेप्ट आता है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी को दो तरीके से, दो डेफिनेशन से समझ सकते हैं। अभी जो पहले डेफिनेशन समझी उसके बेसिस पे अपन बाइंडिंग एनर्जी समझते हैं, फिर ये जो चित्र बना है इसके बेसिस पे बाइंडिंग एनर्जी का खेला समझेंगे। तो ये कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियाई, ये कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियाई जब मिल के न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर रहे थे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, तभी ये स्टेबल फॉर्म में बनेगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज करेगा, इसी रिलीज एनर्जी को क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इसी रिलीज एनर्जी को क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर तुम्हें भी कभी भी कैलकुलेट करनी हुई तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा? हमें पता है मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग आ रही है, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा एम अगर ग्राम में दे रखा होगा तो सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ लिखेंगे, मास की वैल्यू केजी रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा जूल में। अगर मास डिफेक्ट, जो कि 99.99999% केसेस की बात है कि मास डिफेक्ट तुम्हें एएमयू में आ रखेगा, जब भी एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा होगा तो हम जितना भी मास डिफेक्ट आएगा उसे 931 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो ये बात समझ में आई? जब इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन करके एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज होती है। वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। उसी को कहते हैं क्या चीज दोस्त? बाइंडिंग एनर्जी। क्या यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल हैं, क्लियर है, मस्त है, मजे में है? तो थम्स अप दे दें, आगे बढ़ जाएं। तो देखना दोस्त, मैं बाइंडिंग एनर्जी की सुंदर सी डेफिनेशन दे देता हूं। बाइंडिंग पहली डेफिनेशन, एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, या एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई फ्रॉम इट्स constituents। ठीक है, जो उसके कंस्टिट्यूएंट थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो इसके कंस्टिट्यूएंट थे, उनसे मिला के जब न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हुई तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई उसे सिंपली क्या कह देते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कह देते हैं। क्लियर है? अब दूसरी स्टेटमेंट सुनना। बाइंडिंग एनर्जी समझो क्या होती है? निगेटिव एनर्जी होती है। निगेटिव एनर्जी से मतलब वो भूत प्रेत वाली पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी नहीं कि भाई पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, नेगेटिव वाइब्स आ रही है। ठीक है, वैल्यू इन द टर्म्स अगर मैं बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट डिफाइन नहीं होता है, बट मैं उस टर्म में अगर टोटल एनर्जी की बात करूं, नेगेटिव एनर्जी। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, एटम पिक्चर, एटम की बात करते हैं। जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होता था या किसी भी स्टेट में होता था, क्या उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव आता था? नेगेटिव आती थी तो हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन बाउंड है न्यूक्लियस के अराउंड घूमने के लिए। इलेक्ट्रॉन क्या है? बाउंड है न्यूक्लियस के अराउंड घूमने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की फोर्स के, न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, उस इलेक्ट्रॉन को अगर एटम के बाहर निकालना है तो जितनी उसकी नेगेटिव एनर्जी है उतनी एनर्जी तुम अगर बाहर से दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए क्या कुछ तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी?
एटम में पढ़ा था, जिसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते थे। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जितनी उसकी टोटल नेगेटिव एनर्जी, जितना नेगेटिव है उतनी अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी जो आप दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा छोटे। ठीक है। वैसे ही कंसेप्ट होता है बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, भाई समझो उस इलेक्ट्रॉन को कौन रोके हुए था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो न्यूक्लियर फोर्स के सामने मतलब कद्दू भी नहीं है, इत्तू सा भी नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स कितना ताकतवर। उस न्यूक्लियर फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है, इनको फ्री कराना है, इनको फ्री कराना है। तो जितनी इनकी निगेटिव एनर्जी होगी, जितनी एनर्जी इनके न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में, न्यूक्लियस फॉर्म होते वक्त जितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर तुमने किसी न्यूक्लियस को दे दी, ठीक है, मतलब जितना इसका उधार था उतना उधार तुमने इसको दे दिया, तो क्या बच्चा पार्टी, उतनी एनर्जी पाने के बाद क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्री हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो जो सेकंड डेफिनेशन है वो इसी बात पे है कि कोई भी स्टेबल न्यूक्लियस है, उसे जब बाइंडिंग एनर्जी दे दोगे, बाइंडिंग एनर्जी क्या थी? जब इसके फॉर्मेशन के दौरान जो उसने एनर्जी लॉस कर दी थी, रिलीज कर दी थी, इसलिए तो बाइंड है। तो उतनी एनर्जी जब कोई दे देगा तो क्या ये फ्री हो जाएंगे? हाँ या ना? क्या ये फ्री हो जाएंगे? हाँ या ना? तो ये इंडिविजुअल जो भी न्यूक्लियॉन्स थे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। अगर किसी भी न्यूक्लियस को जो एनर्जी देने के बाद जब वो फ्री हो जाएंगे, तो जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, उसी एनर्जी को क्या कहते हैं? सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन समझ लेते हैं। और मिनिमम एनर्जी required separate the nucleons मतलब न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स from nucleus is called binding एनर्जी। कंफर्टेबल है? क्लियर है? ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी की दो डेफिनेशन है, ये फंडामेंटल डेफिनेशन है। एक्चुअल रीजन है, तो समझ में आ रहा है तुम्हें कि हाँ भाई, इंडिविजुअल अगर अलग अलग होते तो जो मास पाया गया, और जब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होके बाद न्यूक्लियस का मास जब नापा गया, तो जो इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल मास था वो ज़्यादा मिला इंडिविजुअल न्यूक्लियाई के मास से। तो उनका जो मास का डिफरेंस आया उसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। उसे E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो एनर्जी रिलीज आ जाएगा। कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, वो जो एनर्जी रिलीज हुई होगी इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, उसी को क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अगर बच्चा पार्टी उसके रिवर्स सेंस में सोचें, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी एटम में सोचते थे, उसके सेंस में कि भाई कोई स्टेबल एटम एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो निकालने के लिए कुछ खर्चा होगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी भाई साहब? जितनी उसकी निगेटिव एनर्जी है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी जितनी निगेटिव है, उतना बेयर मिनिमम उतना अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी तो देना ही पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और एटम के बाहर आ पाएगा। इसी तरह ये अगर न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस कि जो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी जो टोटल मतलब उनकी एनर्जी जितनी निगेटिव है, या फिर उनके न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो गई थी, वो एनर्जी वापस से लाके इसको दे दे, तो क्या ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन फ्री हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। तो जो एनर्जी रिलीज हुई थी इनके फॉर्मेशन में, वही एनर्जी तो वापस देनी पड़ेगी, मिनिमम बेयर मिनिमम। तो वो जो एनर्जी रिलीज हुई थी इनके फॉर्मेशन में, वो क्या थी? बाइंडिंग एनर्जी। इतनी दे दोगे तो ये इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ये सेपरेट हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था बाइंडिंग एनर्जी का। एक और एग्जांपल से समझ लो। तुम मान लो मोमोज खाने गए मैडम के साथ, 200 रुपए के मोमोज तुमने खा लिए, ठीक है। तो अब 200 रुपए का खर्चा हो गया, एनर्जी तुमने रिलीज कर दी। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तुम्हारा बटुआ किसी ने मार लिया। तो अब क्या हुआ? मोमोज वाले ने कहा ऐसे कैसे, आओ बैठो बर्तन धो लो। मोमोज वाला खुश हो गया कि भाई 200 रुपए में बढ़िया मजदूर मिल गया महीने भर के लिए, अब इसे छोड़ूंगा ही नहीं मैं,
जब तक 200 रुपये नहीं मिलेंगे। और 200 रुपये ये ला के नहीं दे सक पाएगा अभी। तो मैडम ने देखा इसको पकड़ लिया तो भाग गई, तुम्हें छोड़ के। तो तुम्हारी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है, 200 रुपये। तुम बाध्य हो उसके यहाँ काम करने के लिए जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर 200 रुपये ला के, बेयर मिनिमम 200 रुपये ला के उसको नहीं दे देता, तब तक तुम मजबूर हो वहां रहने के लिए। ठीक है, तो वही कोई एक्सटर्नल फैक्टर ला के बाइंडिंग एनर्जी मतलब 200 रुपये मोमोज वाले को दे देगा तो तुम क्या हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। अब मोमोज वाले के ठेले को छोड़ के जा सकते हो। वैसे ही इस न्यूक्लियस को बाइंडिंग एनर्जी मतलब जितना इसके फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हुई थी वो एनर्जी कोई वापस से दे दे तो ये न्यूक्लियॉन्स फ्री हो जाएंगे, इस न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर निकल सकते हैं। सिंपल ये लॉजिक है बाइंडिंग एनर्जी का। आई होप यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी को देख के हमें क्या पता चलेगा, स्टेबिलिटी। बच्चा पार्टी, अगर मैं ये बोल दूं कि बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, कितने लोग इस बात को सही मानेंगे? भाई हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी क्या होती है? वो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है जिसने जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रखी है। जिसने जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करी है वो उतना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। हाँ या ना? यही अपन देखते हैं। ठीक है, मतलब समझ जाओ कि मोमोज वाले के एक और एग्जाम्पल से, मान लो तुमने महीने भर उसके यहाँ मोमोज खाए और तुम्हारे 2 लाख रुपए का उससे उधारी हो गया। तो मोमोज वाला समझ जाएगा ना, या तो मेरा परमानेंट नौकरी है, ये तो नहीं छोड़ के जाने वाला, तुम्हें देख के ज्यादा सेफ सिक्योर फील करेगा, स्टेबल फील करेगा। तो वही बात है, जिस न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो चुकी है सराउंडिंग में, वो उतना ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी तुम्हें लाके देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो भाई जिसको तोड़ने के लिए जितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, वो उतना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है मतलब। तो बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। सिंपली किसी न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तब जाके वो जब बना है, तो उस न्यूक्लियन और मतलब उस न्यूक्लियस को तोड़ने में, उस न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लाके तुम्हें बाहर से एक्सटर्नली देनी पड़ेगी। तब जाके न्यूक्लियस सेपरेट होंगे, तब जाके न्यूक्लियॉन्स सेपरेट होंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तुम्हें समझ में आता है हाँ या ना? ठीक है, ये बात सही लग रही है, लॉजिकल लग रही है, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है, इस बात को समझते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से। इस कंसेप्ट को समझते हैं कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के कंसेप्ट। इस बात को मैं समझाता हूं। लेट से दो फैमिलीज है मार्केट में। फैमिली ए में क्या, एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों नौकरी करते हैं। ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों नौकरी करते हैं। ठीक है, तो दोनों की लेट से 50-50 हजार रुपए सैलरी है, हस्बैंड की भी 50 हजार, वाइफ की भी 50 हजार। तो ये टोटल इनकम इनकी फैमिली की हुई 1,000, 10,000, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इनकी टोटल इनकम है फैमिली ए की। ठीक, ये फैमिली बी है, ये नौकरी में विश्वास नहीं रखते ये लोग। इनका अच्छा खासा बड़ा बिजनेस है। ठीक है, एक बड़ी सी शोरूम है कोई। ठीक है, इनका क्या है बच्चा पार्टी, शोरूम है। किस चीज का शोरूम है? मान लो बाइक्स का शोरूम है। ये केटीएम की बाइकें धूड़ बेच रहे हैं। ये केटीएम की बाइक बेच रहे हैं और इनकी जो इन मंथली इनकम आ रही है इस फैमिली की, भाई बड़ा सा शोरूम था और ये कितना कमा रहे हैं, ये 5 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के।
अब मैं तुमसे बोलूं, फैमिली ए में लोग ज्यादा फाइनेंशियली खुशी नहीं, सर खुशी पैसे से नहीं आती, सब फालतू की बकवास नहीं, मैं सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियली कौन ज्यादा सिक्योर फील कर रहा होगा? जो जिस फैमिली की इनकम 1 लाख है, या जिस फैमिली की 5 लाख रुपए है? जिस फैमिली की जिस फैमिली की इनकम 1 लाख है, या जिस फैमिली की इनकम 5 लाख रुपए महीना है, कौन ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होगा? कौन ज्यादा अपने खर्चे अच्छे से संभाल पाएगा? कौन बढ़िया स्कूल की फीस देना, बड़े मतलब कुछ भी जो भी जरूरतें हैं अपनी, वो बहुत ज्यादा अच्छे से कौन फुलफिल कर पाएगा? फैमिली ए कर पाएगी या फैमिली बी कर पाएगी? जल्दी बताओ। मुझे लगता है मोस्टली बच्चे यही कहेंगे कि भाई हाँ भाई, 5 लाख रुपए ज्यादा पैसे आ रहे हैं, ज्यादा अमीर है तो भाई ये ज्यादा अच्छे से रह पाएंगे, सिंपल सी बात है। हाँ? लेकिन ये बच्चा पार्टी पूरा सत्य नहीं है। इस फैमिली में भाई जो लोग थे नौकरी कर रहे थे, उन्हें पता है कि भाई हमारे पास कम पैसे हैं, हम दो हमारे दो में विश्वास रखते थे, तो इनके 2 बच्चे भी थे। टोटल फैमिली मेंबर कितने हैं? एफएम लिख दे रहा, फैमिली मेंबर 4। इनके पास 4 फैमिली मेंबर थे टोटल, हम दो हमारे दो वाले थे। ये 5 लाख रुपए तो कमा रहे थे, लेकिन ये इनका पुश्तैनी काम था। मतलब पिताजी ने शुरू किया था या दादाजी ने शुरू किया था, फिर पिताजी के 4 भाई, फिर यहाँ पे चारों भाई के 4 4 बच्चे। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे इस फैमिली में टोटल के जो डिपेंडेंट थे, फैमिली मेंबर थे, शादी वादी सब मिला विला के टोटल के 50% थे। फैमिली मेंबर्स कितने हैं यहाँ पे? 4 पर्सन हैं। यहाँ पे 50 लोग हैं, तो 1 लाख आदमी काम कर रहा, कमा रहा है, तो इनकम पर मेंबर यहाँ पे क्या बच्चा पार्टी, 1 लाख बटा 4, 25,000 रुपए आ जाएगी। पर पर्सन पे खर्च करने के लिए 25,000 रुपए आ रहे हैं पर महीने। और यहाँ पे बच्चा पार्टी इनकम पर मेंबर 50 लाख को 50 से डिवाइड कर दिया तो क्या 10,000 आएगा? अब समझ में आ रहा है तो 50 लाख रुपए, उनके 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं ये लोग। लेकिन उनके पास मेंबर्स भी, उनके घर खानदानी काम था, तो लोग भी ज्यादा थे उनके घर में, तो पर पर्सन उनके पास खर्च करने के लिए सिर्फ मात्र 10,000 बच रहे हैं। और ये नौकरी वाले लोग थे, हम दो हमारे दो वाले थे, तो यहाँ पे टोटल 4 ही पर्सन थे। 4 ही पर्सन थे, तो क्या बच्चा पार्टी टोटल पर पर्सन जो इनकी इनकम आई 25,000 रुपए आई। तो अब तुम्हें ज्यादा बेटर पिक्चर समझ में आ रही है कि यार स्टेबिलिटी को मेजर करने का ज्यादा सही तरीका क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी से पता नहीं चलेगा। भाई देखो, हाइड्रोजन हीलियम न्यूक्लियस जो शुरू में पीरियोडिक टेबल में आते हैं, इनका मास नंबर, एटॉमिक नंबर कितना कम है। और जो बाद में आते हैं यूरेनियम थोरियम, ये सब जो होते हैं, इनका कितना बड़ा मास नंबर है। तो ये बड़े न्यूक्लियॉन्स हैं, ज्यादा न्यूक्लियॉन्स हैं यहाँ पे। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एक पर न्यूक्लियॉन कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा बेटर तरीका है स्टेबिलिटी को नापने के लिए। या सिर्फ टोटल बाइंडिंग एनर्जी को देख के हम बोल दें कि भाई जिसने जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करी वही उतना स्टेबल होगा? नहीं, सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी को देख के हम नहीं कह सकते स्टेबिलिटी। हम स्टेबिलिटी किससे क्या कहते हैं, कह सकते हैं स्टेबिलिटी की बातें कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की शक्ल देख के ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैसे लिखेंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसी भी एलिमेंट में, क्या किसी भी न्यूक्लियाई में कितने होते हैं? मास नंबर के बराबर होते हैं। ए जो मास नंबर होता है क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बी ई बाई ए से रिप्रेजेंट करते हैं।
और ये ट्रू मेजर होता है स्टेबिलिटी का। ये बताता है कि कभी भी किसी भी न्यूक्लियस की अगर फॉर्मेशन हुई है, कभी भी किसी भी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई है, तो जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब ये बात वही हो गई कि जिस पर मेंबर कितनी इनकम जनरेट हो रही, टोटल इनकम तो इनकी ज्यादा है, टोटल इनकम तो इनकी ज्यादा है, बट पर एक बंदे के खर्चे के लिए तो 10,000 बच रहे हैं, इनके पास 1 लाख रुपए हैं लेकिन एक बंदे के लिए तो 25,000 बच रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो स्टेबिलिटी देखने का ज्यादा सही तरीका है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मतलब पर न्यूक्लियन जिसने जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करी होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा, वो उतना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होगा। आई होप यहां तक सभी बच्चे कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये क्या पूरा सच है? नहीं, ये अधूरा सच है, अधूरा सच है। तो सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी देख के हम नहीं बता सकते, सही सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी देख के हम स्टेबिलिटी पे कमेंट नहीं कर सकते, हमें पूरा सच जानना पड़ेगा। हम सिर्फ इनकम देख के नहीं बता सकते कि कौन सी फैमिली फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल है, उसी तरह हम सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी के डेटा से ये नहीं बता सकते कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल। हमें क्या पता करना पड़ेगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पता करना पड़ेगा। तो जो भी टोटल बाइंडिंग एनर्जी आती है उसे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस दैट इज मास नंबर से डिवाइड कर देंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगा। और वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस होती है। आई होप यहां तक के सारे पॉइंट, सारी बातें 100% एक नंबर कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अब ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व है। ये कर्व कहाँ से उठाया है? एनसीईआरटी से। ये लाइनें कहाँ से लिखी हैं? एज इट इज एनसीईआरटी से लिखी हुई हैं। ठीक है, ये सारी बातें मैं तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पे डेटा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है बच्चा पार्टी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चा पार्टी सबसे कम किसकी होती है? देखो H2 की सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी है। इनिशियली जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और पीक मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी किसके करस्पॉन्डिंग? ये शायद मुझे लग रहा है साफ सुथरा दिख नहीं रहा है। छप्पन। आयरन जिसका मास नंबर क्या होता है? 56 होता है। जिसका मास नंबर क्या होता है? 56 होता है। इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी मिलती है वो क्या मिलती है? मैक्सिमम मिलती है। और कितनी मिलती है मैक्सिमम? 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो देखा गया जो छोटे न्यूक्लियाई थे उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी कम मिली, आयरन के लिए ज्यादा मिली। फिर जब आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, तो फिर देखा बाइंडिंग एनर्जी वापस से डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। आयरन के लिए मैक्सिमम है, आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन की मैक्सिमम है, मतलब जब आयरन का न्यूक्लियस न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ होगा, आयरन का न्यूक्लियस जब फॉर्म हुआ होगा, तो पर न्यूक्लियन जो एनर्जी रिलीज हुई है सबसे ज्यादा किस में हुई है? आयरन के केस में हुई। मतलब सबसे स्टेबल न्यूक्लियस किसका है? आयरन का है। मतलब आयरन समझ लो कैसा है ना, मतलब न्यूक्लियस की दुनिया का शर्मा जी का बेटा है ये क्या है बच्चा पार्टी? आयरन की अगर बच्चा पार्टी मैं बात करूं Fe, तो ये क्या है बच्चा पार्टी? न्यूक्लियस की दुनिया का शर्मा जी का बेटा है, शर्मा जी का बेटा। हर माँ बाप की अपेक्षा होती है कि उनका बच्चा शर्मा जी के बेटे जैसा हो। उसी के एग्जाम्पल देखो, उसके बोर्ड्स में इतने नंबर आए, उसके देखो नीट में 720 में 720 आए, देखो उसने ये कर लिया, वो कर लिया, फलाना कर लिया, धमकाना कर लिया। फालतू के तुम्हें जो नाटक सुनने पड़ते हैं। हर कॉलोनी में एक शर्मा जी का बेटा होता है, हो सकता है उसका सरनेम अलग हो लेकिन करेक्टरिस्टिक्स वही होते हैं शर्मा जी का। तो न्यूक्लियस की दुनिया का शर्मा जी का बेटा क्या है? आयरन। मतलब हर कोई, ये जो छोटे वाले हैं वो क्या करना चाह रहे हैं बच्चा पार्टी? वो सब आयरन जैसा बनना चाह रहे हैं। ये बड़े वाले जो हैं वो सब भी कैसा बनना चाह रहे हैं? आयरन जैसा बनना चाह रहे हैं। मतलब सब आयरन जैसा बनना चाह रहे हैं। ये शर्मा जी का बेटा है न्यूक्लियस की दुनिया।
अब ये जो छोटे वाले हैं ये आयरन के जैसा कब बन पाएंगे? आयरन के जैसा बनने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? इन्हें फ्यूज होना पड़ेगा। फ्यूज मतलब दो छोटे न्यूक्लियाई, भाई Fe=56, मास नंबर को 56 पे लाना है। तो मान लो कोई दो छोटे न्यूक्लियाई हैं, एक का मास नंबर 20 और एक का मास नंबर 36, तो 20 + 36 जुड़ के क्या 56 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अगर 56 नहीं भी हो रहा है तो चलो भाई तुम शर्मा जी के बच्चे ना बनो, लेकिन शर्मा जी के बच्चे के जैसे तो बनो, ठीक है, उसके आसपास तो पहुंचो। क्लास में फर्स्ट नहीं आ पा रहे भाई, चलो वो तेज है, 99.9% ही वो ले आ रहा है, लेकिन फर्स्ट वो आ रहा है तो सेकंड तो आओ, थर्ड तो आओ, फोर्थ तो आओ। ये क्या बात हुई, तुम बिल्कुल लास्ट में पड़े हो, 40वीं रैंक आ रही है, क्लास में 50वीं रैंक आ रही है। तो ये तो माँ बाप नहीं चाहते ना। माँ बाप क्या चाहते हैं, चलो शर्मा जी के बेटे जैसा बनो, वो फर्स्ट आ रहा है एटलीस्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो आओ। मतलब तुम जितना ज्यादा शर्मा जी के क्लोज बच्चे के क्लोज पहुंचोगे उतने ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहे हो, उतने ज्यादा गुड बॉय बनते जा रहे हो। तो ये जो छोटे न्यूक्लियाई हैं, जो इंडिविजुअल छोटे न्यूक्लियाई हैं, ये जुड़ के अपने मास नंबर बढ़ाते हैं ताकि वो शर्मा जी के बेटों को अप्रोच कर सके, शर्मा जी के बेटों की जैसा थोड़ा थोड़ा बन पाए। वहीं जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं यूरेनियम वाले, इनका क्या कहते हैं, मास नंबर बहुत बड़ा, 235 240। तो ये क्या करेंगे, टूटेंगे। ये इतने बड़े हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है शर्मा जी के बेटे से। तो ये सब भी क्या चाहते हैं, शर्मा जी के बेटे जैसा बनना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, टूटते हैं। मान लो 235 वाला है, ठीक है, या 220 वाला है। 220 वाला कोई न्यूक्लियाई टूट गया 110 110 में, तो भले ही शर्मा जी का बेटे जैसा नहीं पहुंच बन पाया, लेकिन उसके नजदीक तो गया, उसके नजदीक तो पहुंचा, ठीक है। तो जो बड़े हैवी न्यूक्लियाई होते हैं ये टूट के शर्मा जी के बेटे जैसा बनना चाहते हैं, और ये जो छोटे न्यूक्लियाई हैं ये जुड़ के शर्मा जी के बेटे जैसा बनना चाहते हैं। मतलब जो इधर वाले हैं इस बेल्ट में हैं 56 से कम वाले, ये क्या करेंगे, फ्यूजन का प्रोसेस करते हैं, फ्यूजन, और ये होता है फिजन। सर फ्यूजन फिजन क्या है? फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। फ्यूजन मतलब क्या होता है, जुड़ना, ऐड होना। फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। दो छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होंगे, कंबाइन होके क्या होंगे बच्चा पार्टी, वो एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाएंगे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? फिजन का मतलब होता है टूटना। फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना, और फिजन मतलब होता है टूटना। दो न्यूक्लियाई फ्यूज होके, एड अप होके एक बड़ा न्यूक्लियाई बना लेते हैं, और दो बड़े न्यूक्लियाई टूट के, डिसइंटीग्रेट होके क्या कर लेते हैं बच्चा पार्टी, फिजन प्रोडक्ट। क्या टूटेंगे, जब कोई बड़ा न्यूक्लियाई टूटेगा तो उसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिजन कहेंगे। दो छोटे न्यूक्लियाई जब ऐड होंगे, जुड़ेंगे, तो उसे फ्यूजन कहते हैं। तो आयरन इज Fe56 वाले क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, इससे ज्यादा वाले क्या करेंगे, फिजन करेंगे। ये बात तो मैंने तुम्हें बस समझाने के लिए समझाई। आइडियली होना ऐसा चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है वो एनसीईआरटी में जो लिखा है तुम्हें बताता हूँ। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। शर्मा जी की बच्चे की देखो, हो गया कि ठीक है मैक्सिमम आ रहे हैं, ठीक है। शर्मा जी का जो बेटा है, ठीक है, शर्मा जी का बेटा जो है वो क्या कर रहा है बच्चा पार्टी, एक तरीके से नीट का एग्जाम हो रहा है तो 720 में 720 ले आ रहा है, मोस्ट स्टेबल। लेकिन जिन बच्चों को भी एम्स मिल रहा है, मतलब 700+ स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, तो 700 मार्क्स हो या 720 मार्क्स हो, ये सभी को मिला तो एम्स ही। समझाने की बस बात है, लॉजिक मत पहनने लगा कि भाई एम्स दिल्ली अलग है, एम्स ऋषिकेश अलग है, एम्स पटना अलग है, तो और उसका पता है क्या वैल्यू। समझाने के लिए बात बता रहा हूँ कि मिल तो एम्स ही रहा है ना, कर एमबीबीएस ही रहे हैं। तो 700 से 720 के रेंज के जितने भी बच्चे हैं वो एक तरीके से स्टेबल ही हैं। उनके माँ बाप इतना नहीं कलेश कर रहे होंगे, देखो उसके 720 आए, नालायक हो, तुम्हारे सिर्फ 700 ही नंबर आए, भग, तुम्हारे सिर्फ 710 ही नंबर आए, वो देखो 720 लेके आए।
इस तरीके की कलेशबाजी उनके घर नहीं चल रही होगी, ये बात मानते हो? हाँ, तो वही जो मास नंबर है 170 से 30, 30 से बड़े वाले 170 से छोटे वाले जो है न्यूक्लियाई, या प्रैक्टिकली इनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो प्रैक्टिकली होती है। और ये सारे के सारे कैसे हैं? स्टेबल है। कैसे हैं? स्टेबल है। अगर बच्चा पार्टी इनके लिए मैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी की बात करूं, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करूं, तो वह अप्रोक्सीमेटली 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। एक 170 से 30 जो स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके लिए जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होती है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मैक्सिमम किसके लिए होती है? आयरन के लिए होती है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। ठीक है, तो जो 170 से बड़े वाले हैं, ठीक है, सारे नहीं टूट रहे, जिनके नंबर कम आ रहे हैं उन्हीं के घर पे ज्यादा कलेश हो रही है। तो जो 170 से बड़े वाले हैं बच्चा पार्टी, 170 से बड़े वाले हैवी न्यूक्लियर, उनका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो सिग्निफिकेंटली डाउन है एज कंपेयर टू 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो बड़े न्यूक्लियाई हैं वो बेसिकली 170 से बड़े वाले जो हैं वो टूट रहे हैं। ये गलत लिख दिया यहाँ पे। जो बड़े न्यूक्लियाई हैं 170 से बड़े वाले, 170 से बड़े वाले हैवी न्यूक्लियाई जो हैं वो टूट रहे हैं, फिजन का प्रोसेस में जा रहे हैं। ये ग्रेटर देन 170 वाले वो क्या कर रहे हैं? फिजन कर रहे हैं, टूट रहे हैं। और जो छोटे न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर 30 से कम है वो कंबाइन करके अपना मास नंबर बढ़ा के 30 से 170 की बेल्ट में आने वाले हैं, आना चाह रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? फ्यूजन कर रहे हैं। तो तुमसे कोई पूछेगा फ्यूजन कौन करेगा, तो तुम बोलोगे जो लाइटर न्यूक्लियाई, जो छोटे न्यूक्लियाई है वो फ्यूजन का प्रोसेस करके स्टेबिलिटी गेन करना चाहेंगे। और जो बड़े न्यूक्लियाई हैं वो क्या करेंगे बच्चा पार्टी? फिजन का प्रोसेस करके क्या करेंगे? एनर्जी फिजन का प्रोसेस करके स्टेबिलिटी गेन करना है। अगेन मैं बार बार एक ही शब्द बोल रहा हूं, स्टेबिलिटी। दोनों ही स्टेबिलिटी गेन करना चाह रहे हैं। स्टेबिलिटी गेन तभी होती है क्या एनर्जी रिलीज करें जब। तो चाहे दो कंबाइन हो रहे हो, फ्यूज कर रहे हो, लेकिन फ्यूज करके अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही तो बढ़ा रहे हैं। और बाइंडिंग एनर्जी बाय डेफिनेशन क्या थी? एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो जब तक कोई एनर्जी रिलीज नहीं करता तब तक उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो बढ़ेगी नहीं। मतलब इन दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। इन दोनों ही प्रोसेस में, चाहे फिजन का प्रोसेस हो चाहे फ्यूजन का प्रोसेस है, एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीजेस इन बोथ प्रोसेस। दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, सिस्टम से बाहर निकलेगी। दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, सिस्टम से बाहर निकलेगी। आई होप यहां तक सभी बच्चे कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन समझ में आ गया क्या होता है। फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का ग्राफ समझ में आ गया। मैक्सिमम मिलता है 56 के लिए। एक 30 से लेके 170 की जो बेल्ट होती है उसे स्टेबल बेल्ट कहते हैं। इनकी बाइंडिंग एनर्जी शर्मा जी के बेटे के आसपास ही होते हैं। शर्मा जी के बेटे के अगर 8.5 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बाइंडिंग एनर्जी है तो इन सब की भी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। सब स्टेबल होते हैं। 30 से छोटे वाले क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ठीक है। तो ये क्या करेंगे? फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन करके क्या करेंगे? एनर्जी रिलीज करेंगे और अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बढ़ा के शर्मा जी के पास आने की कोशिश करेंगे। और जो 170 से बड़े वाले हैं वो भी कैसे हैं? अनस्टेबल हैं। तो वो जब टूटेंगे, टूटने के प्रोसेस को फिजन कहते हैं, और जब वो टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज होगी वही तो बाइंडिंग एनर्जी थी। तो वो एनर्जी रिलीज करके शर्मा जी के बेटे के पास आना चाहेंगे, मतलब 30 से 170 के बीच में आना चाहेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजन प्रोसेस एंड फ्यूजन प्रोसेस। तो बाइंड मास डिफेक्ट समझ लिया, बाइंडिंग एनर्जी समझ ली, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन समझ लिया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का स्टेबिलिटी कर्व समझ लिया। तो सारे जो बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर के वो हम पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। अब जो बचता है मेनली वो अपने पास बचता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो रेडी है धमाकेदार धुआंधार क्वेश्चन प्रैक्टिस पे? चलो शुरू करते हैं।
If Mn and Mp represent the mass of neutron and proton respectively, an element having mass m has n neutron and z protons. The correct relation आपसे पूछा गया है. Mn और Mp क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली. हैविंग मास m, न्यूक्लियाई का मास तुम्हें दे रखा है, एक एलिमेंट है हैविंग मास m and n has n neutron and z protons, then the correct relation will be. तो देखो बच्चा पाठ, अगर मैं इंडिविजुअल मासेस निकालू, प्रोटॉन का टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? एम पी क्या मास ऑफ एक प्रोटॉन है, और z नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन लिख देता हूं. तो क्या टोटल मास ऑफ प्रोटॉन आ गया? अब निकालता हूं टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन. अगर n न्यूट्रॉन्स हैं और एक न्यूट्रॉन का मास mn है, तो ये इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल मास आ गया. क्या ये जो मास होगा ये बड़ा मिलेगा मास ऑफ न्यूक्लियाई से? तो अगर ये m मास ऑफ न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें पता है कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ज्यादा मिलता है मास ऑफ न्यूक्लियाई से. सिंपल सी बात है. तो n टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस z टाइम. और कंफर्टेबल है, क्लियर है, मस्त है, मजे में है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सवाल 2010 में पूछा. मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस इज 0.042 U. U किस मतलब, जो लिखा है U मतलब क्या है? AMU. भाई AMU को शॉर्ट फॉर्म में, एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो अल्फाबेट U से करते हैं, लास्ट क्लास में बता चुका हूँ. इज 0.042 लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल इट्स न्यूक्लियॉन्स. जितने भी उसके न्यूक्लियॉन्स का जो मास था, उससे जो लिथियम का जो न्यूक्लियस है उसका मास इतना कम निकला. मतलब ये बेसिकली क्या तुम्हें मास डिफेक्ट दे रखा है? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को. इज लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल इट्स न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या? बेसिकली जो इसके न्यूक्लियस का टोटल मास था वो न्यूक्लियॉन्स के, इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स के जो सम ऑफ मासेस है उससे इतना कम मिला. क्या ये मास डिफेक्ट दे रखा है? 0.042 इंटू यू. द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछा गया है लिथियम के लिए, पर न्यूक्लियॉन. अच्छा एक बात ईमानदारी से, मोहब्बत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ बताओ, अगर मास डिफेक्ट हमें 0.042 दे रखा है, तो मेरे को बाइंडिंग एनर्जी, तो हमें पता है एनर्जी रिलीज वो mc² होती है, डेल्टा mc². इस मामले में वैल्यू पुट करके 0.042 इंटू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर करके आंसर निकालेंगे. ये सही होगा? या सिंपली मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, जब भी एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा हो, जब भी डेल्टा एम एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा है, तो जो भी डेल्टा एम दे रखा है उसे सिंपली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दें. क्यों कर दें? इसका भी लॉजिक बताया था कि 1 AMU के करस्पॉन्डिंग एनर्जी, 1 एटॉमिक मास यूनिट के करस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी रिलीज होती है. तो जितना भी AMU दे रखा उसे 931 से मल्टीप्लाई करो तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज आ जाएगी. बिल्कुल सही बात है. समझो बच्चा पार्टी, कॉपी में लिखो, पहले इसको काटो कि ये काम नहीं करना. जब तक मास ग्राम या किलोग्राम में नहीं दे रखा तब तक ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे. जब भी AMU में दे रखा होगा, हम जो भी मास डिफेक्ट आएगा उसे 931 से मल्टीप्लाई करेंगे. आज ही कसम खा लो. तो कितना दे रखा है बच्चा पार्टी मास तुम्हें AMU में? 0.042 इंटू 931 कर दो. करके बताओ बच्चा पार्टी कितना होता है? कितना करना? 0.042 मल्टीप्लाइड बाय 931 कितना हो जाएगा? 39.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
क्या यही अपना आंसर हो जाना चाहिए फाइनल? क्या यही अपना फाइनल आंसर हो जाना चाहिए? थैंक गॉड ऑप्शन में नहीं है। नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या हमसे टोटल बाइंडिंग एनर्जी पूछी है? नहीं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछी गई है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई? 931.1 आया पर न्यूक्लियॉन दैट इज टोटल मास नंबर। लिथियम 7 दे रखा है, मतलब मास नंबर क्या है? 7 है। तो 7 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आया है 5.58। 5.58 को अप्रोक्सीमेटली क्या 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक सभी बच्चे कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। कंफर्टेबल हो? मस्त हो, मजे में हो? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला सवाल करें। इफ Mp एंड Mn, मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है एमयू में, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है एमयू में, एंड एक्चुअल मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस का एक्चुअल मास 4 mu दे रखा है, देन फाइंड आउट मास डिफेक्ट डेल्टा एम और बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। तो अगर बच्चा पार्टी इस तरीके के सवाल करने हैं तो हमेशा तुम्हें पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अगर मैं यहां पे हीलियम का न्यूक्लियस बनाऊं, He4, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोटॉन्स के नंबर लिख लो P। क्या जो एटॉमिक नंबर होता है Z और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो बेसिकली मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है, A माइनस जेड होता है। हमेशा ध्यान रखना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? A माइनस जेड। इस केस में 4 - 2 करेंगे, ये भी 2 आ जाएगा। तो जब हीलियम का न्यूक्लियस बन रहा होगा तो बेसिकली 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन कंबाइन होके हीलियम का न्यूक्लियस बना रहे होंगे। इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज हो रही होगी, उसे क्यू वैल्यू या बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। हर बार तुम्हें सोचना पड़ेगा जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये बेसिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब ये एनर्जी निकालने के लिए बेसिकली मास डिफेक्ट निकालना है, उसे डेल्टा एमसी वाले फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। चलो मास डिफेक्ट निकालते हैं। इंडिविजुअल जो कंस्टिट्यूएंट है इनका मास निकालते हैं। 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन एएमयू में कितना दे रखा है? 1.0073 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दे रखा है बच्चा पार्टी? 1.0082 दे रखा है। ठीक है, माइनस ये तो इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट का मास हो गया, इसमें से मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस माइनस कर दे तो हीलियम न्यूक्लियस का टोटल मास कितना दे रखा है? 4 mu दे रखा है। ये मास डिफेक्ट आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं बच्चा पार्टी। तो क्या आ रहा है बच्चा पार्टी? सॉल्व करो जल्दी से, क्लियर कहां से होता है ये? हाँ। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.0073, 2.016 आ गया। कितना आ गया ये? 2.0146 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.0082, 2.0164 आ गया। इसमें से 4 माइनस कर देंगे, चलो करके देख लेते हैं। प्लस 2.0146, इन दोनों का जो टोटल मास आया वो कितना आ गया बच्चा पार्टी? 4.031 आ गया। -4 कर दोगे तो आंसर क्या बच्चा पार्टी? 0.031 AMU आ जाएगा एटॉमिक मास यूनिट में। तो मास डिफेक्ट की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 0.031। एक बार मास डिफेक्ट आ गया तो क्या एनर्जी रिलीज निकालना, बाइंडिंग एनर्जी की बात करें या क्यू वैल्यू की बात करें या एनर्जी रिलीज की बात करें, सारी एक ही बातें हैं। सर क्यू वैल्यू क्या है? अबे कुछ नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी को ही क्यू वैल्यू कह रहे हैं, अगले लोग हैं।
नए नए शब्द लेके आते रहते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी बच्चा पार्टी अगर अपने पास मास डिफेक्ट एएमयू में आया है तो हम एमसी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करें या डायरेक्टली जितने भी एएमयू आए हैं उसे 931 से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये कितना आ जाएगा, मास डिफेक्ट कितना है 0.031, इसे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो। तो करके देख लेते हैं, 0.031 मल्टीप्लाइड बाय 931, 28, 28.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एनर्जी रिलीज होगी या क्यू वैल्यू होगी या बाइंडिंग एनर्जी जो होगी, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई बच्चा पार्टी, हीलियम के न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी इस डेटा से कितनी आ गई, 28.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। सिंपली समझ में आया। सबसे पहले ये एक रिएक्शन लिखनी है, जो इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट थे उनका टोटल मास निकाल लेना है भाई। इस डेटा से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर निकाल लोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कर दो, टोटल मास डिफेक्ट आ जाएगा। टोटल मास डिफेक्ट जब भी देखो डेटा एएमयू में दे रखा हो और 99.9% एएमयू में ही दे रखा होगा, तो जो भी आए उस फाइनल आंसर को 931 से मल्टीप्लाई करके टोटल बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेंगे आप लोग। आई होप यहाँ तक कंफर्टेबल हो गए इसके स्टेप तक कैसे सवाल करने हैं। और सवाल करते हैं। If mass of P and proton, neutron and oxygen nuclei are 1.0078, 1.0087 AMU and 16.000 AMU respectively, find the mass defect delta M binding energy और binding energy per nucleon। तो देखो सबसे पहले जो एलिमेंट है उसे लिख लो। ऑक्सीजन लिख रखा है कितना है 16 और 8। जल्दी से बताओ प्रोटॉन कितने होंगे। प्रोटॉन क्या एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है 8, बहुत बढ़िया बात। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है। 16 माइनस 8 क्या 8 आ रहा है, इस केस में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम आ रहा है। तो बेसिकली जब ऑक्सीजन बन रहा होगा तो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन कंबाइन करके ऑक्सीजन बना रहे होंगे और कुछ एनर्जी रिलीज हो रही होगी, इसे क्यू वैल्यू या फिर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। सबसे पहला काम करते हैं मास डिफेक्ट। कितने प्रोटॉन है 8, मास ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन कितना है 1.0078 है। कितने न्यूट्रॉन है 8, एक न्यूट्रॉन का मास कितना है 1.0087। ये तो कंस्टिट्यूएंट का मास आ गया, कंस्टिट्यूएंट का टोटल मास आ गया। इसमें से माइनस कर देते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियाई। ऑक्सीजन न्यूक्लियाई का मास कितना है 16, तो क्या मास डिफेक्ट आ जाएगा। जल्दी से कर लेते हैं बच्चा पार्टी सॉल्व इसको। 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.0078, 8.0 कितना आ गया है बच्चा पार्टी, ये 8.0624 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.0087, 8.0696 माइनस 16। तो दोनों को ऐड कर देते हैं 8.0624, इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 16.132। सर आप कैलकुलेटर से क्यों कर रहे हो, हमें एग्जाम में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर। बेटा हमें एग्जाम ही नहीं देना, तुम्हें तो कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, हमें तो एग्जाम ही नहीं देना भाई, हम अलग लेवल पे पहुंच चुके हैं अब। माइनस 16 दैट इज 0.132, ठीक है। तो मास डिफेक्ट कितना आ गया 0.132 आ गया तुम्हारे पास। एक बार मास डिफेक्ट डेल्टा एम निकाल दिया तो क्या बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना बच्चों का खेल है। बाइंडिंग एनर्जी की बात करूं या क्यू वैल्यू की बात करूं, या बेसिकली डेल्टा एम अगर तुम्हें एएमयू में आ रखा है, कितना आ रखा है 0.132, तो जब भी
डेल्टा एम एएमयू में आद रखा है, कितना रखा है 0.132। इसे सिंपली 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। मल्टीप्लाई कर दीजिए 931 से 122.89 को क्या 9 लिख दूं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अगले क्वेश्चन में क्या पूछी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछा गया है। चलो भैया बहुत बड़ी बात, बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई 122.9 पर न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का नंबर क्या होता है, टोटल मास नंबर। ऑक्सीजन का मास नंबर क्या 16 दिख रहा है सभी को, तो सिंपली पर न्यूक्लियॉन मास नंबर जो है ऑक्सीजन का 16 से डिवाइड कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए भाई, किससे, 16 से। 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी आ गई बच्चा पार्टी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। आई होप यहाँ तक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी की कैलकुलेशन से तुम्हारे कोई बिल्कुल मौज कर दी होगी। एक और सवाल करते हैं, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ SN12050 न्यूक्लियस विद एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस। SN120 का जो एटॉमिक मास है टोटल 119 दे रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है। तो पहले बात करते हैं कि भाई ये बनेगा कैसे। सिंपली तो पहले तो ये लिख लो SN 120 50, ये लिखा हुआ है। पहला स्टेप क्या कहता है बच्चा पार्टी, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो। कितने प्रतिशत भारतीय कह सकते हैं यहां से डायरेक्टली, प्रोटॉन का नंबर Z के बराबर होता है 50 हो जाएगा। न्यूट्रॉन का नंबर क्या बच्चा पार्टी, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, A माइनस Z लिखते हैं। 120 मास नंबर, एटॉमिक नंबर 50, 120 में से 50 माइनस कर दो, कितना आएगा 70। देखो अब की बार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम नहीं आया, 50 प्रोटॉन है और 70 न्यूट्रॉन है, ये बात क्लियर हुई। 120 में से 50 माइनस किया, मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 70 आ गए। तो बेसिकली जब इसकी फॉर्मेशन हो रही होगी तो कैसे हो रही होगी, ध्यान करो। 50 प्रोटॉन्स प्लस 70 न्यूट्रॉन्स कंबाइन होके क्या ये बना रहे होंगे। तो पहले सम ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स निकाल लेते हैं, मासेस, फिर इसके टोटल मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसे। 50 टाइम्स एक प्रोटॉन का मास कितना है 1.0078। बाप रे कितनी कैलकुलेशन कराओगे, सारे ऑप्शन दूर दूर के हैं। तो हम सिर्फ इतना तक रखते हैं 1.0078 प्लस 1.0086। न्यूट्रॉन कितने थे 70 थे, तो 50 प्रोटॉन, 50 नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, 70 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन 1.0086। तो क्या ये टोटल मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट आ गया। इसमें से मास ऑफ न्यूक्लियाई माइनस कर देते हैं, वन वन 9.9021। अब कैलकुलेट करते हैं क्या आता है बच्चा पार्टी, मास डिफेक्ट। सबसे पहले तो फालतू की सिर्फ कैलकुलेशन है 50 मल्टीप्लाइड बाय 1.0078 50.39। घबराओ मत, इतनी कैलकुलेशन तुम्हें एग्जाम में नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी बताता हूं। 70 मल्टीप्लाइड बाय 1.0086 70.602 माइनस 119.9021। तो पहले इन दोनों का सम कर लो, प्लस 50.39
तो ये आ जाएगा 120.992 माइनस 119.902 माइनस कर दीजिए 119.902 1.0 मास डिफेक्ट कितना आ गया 1.09। एक बार मास डिफेक्ट आ गया, क्योंकि ये एएमयू में आया है, सारी मासेस एटॉमिक मास यूनिट में दे रखे थे, तो क्या बच्चा पार्टी बाइंडिंग एनर्जी निकालना बहुत इजी है। सिंपली बाइंडिंग एनर्जी बोलूं या क्यू वैल्यू बोलूं, क्या बच्चा पार्टी जो तुम्हारी 1.09 आ रहा है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। जल्दी से कर दीजिए बच्चा पार्टी 931 से, तो ये कितना आ जाएगा 1014.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट्स पे ध्यान रखेंगे कितना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1014, अप्रोक्सीमेटली 1020। क्यों 1020 आ रहा है, बिकॉज अपन ने आगे के 2-4 डिजिट यहाँ से गायब कर दिए थे। तो 1014 के आसपास का ऑप्शन 1020 ही है। आई होप यहाँ तक कंफर्टेबल हो गए, क्लियर हो गए, मस्त हो गए, मजे में हो गए, और ये बात समझ में आ गई कि सुपर सिंपल सवाल होते हैं, एक ही प्रोसेस है। एक सवाल और करते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 3 अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल समझते हो क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, कल भी बता चुका हूं, वापस से बता दे रहा हूं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कहते हैं। हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉनों दोनों दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों को निकाल दो तो जो बचेगा उसे अल्फा पार्टिकल कहते हैं। 3 अल्फा पार्टिकल कंबाइन टू फॉर्म कार्बन 12। 3 अल्फा पार्टिकल्स, ये कंबाइन करते हैं और क्या बना लेते हैं, कार्बन 12 की फॉर्मेशन। पूछा क्या है बच्चा पार्टी, एनर्जी रिलीज्ड, बाइंडिंग एनर्जी या फिर एनर्जी रिलीज या क्यू वैल्यू तुमसे पूछी गई है। इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू तुमसे पूछी गई, तो समझो कार्बन 12 किससे बन रहा है, अब की बार हीलियम के न्यूक्लियस से बन रहा है। अब की बार किससे बन रहा है, हीलियम के लिए। तो कार्बन 12 का अब कंस्टिट्यूएंट क्या कहोगे, हीलियम कहोगे। तो इस बार जो मास डिफेक्ट कहोगे वो 3 टाइम्स मास ऑफ हीलियम हो जाएगा। हीलियम का मास कितना दे रखा है, 4.00263। तो हमेशा बेसिक से नहीं जाना है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास निकालना शुरू हो गए। कई बार तुम्हें कंस्टिट्यूएंट कोई बड़ा कंस्टिट्यूएंट दे देगा, डायरेक्टली उसकी एनर्जी से लेके काम कर लो। जैसे हीलियम बोले कि 3 हीलियम मिलकर के कंबाइन करके कार्बन बना रहे हैं, हमने कहा बहुत बढ़िया बात है। एक हीलियम का मास दे, पता है क्या, हाँ बिल्कुल पता है। तो 3 इंटू हीलियम का मास, ये तो कंस्टिट्यूएंट होगा, ये माइनस कर दूंगा अगर मैं कार्बन 12 का मास दैट इज 12, तो क्या टोटल मास डिफेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी। तो टोटल मास डिफेक्ट निकाल देते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4.00263, 12.00 माइनस 12 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 0.00788। क्लियर है। एक बार मास डिफेक्ट आ गया, तुमसे एनर्जी रिलीज पूछी गई है, एनर्जी रिलीज बोलूं या इस रिएक्शन में क्यू वैल्यू बोलूं। बेसिकली प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन के न्यूक्लियस नहीं बन रहे होते तो बाइंडिंग एनर्जी नहीं बोलते, उसे एनर्जी रिलीज या क्यू वैल्यू बोलते हैं, लेकिन प्रोसेस कैलकुलेशन का सब सेम है। तो बोलने को कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है। तो एनर्जी रिलीज या इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्यू बोल दिया। तो एनर्जी रिलीज या क्यू वैल्यू की मैं बात करूं तो बेसिकली तुम्हारे पास एट मास डिफेक्ट आ गया 00788 इनटू जो भी मास डिफेक्ट है, क्या उसे 931 से मल्टीप्लाई कर देना है, बिल्कुल कर देना है, मल्टीप्लाइड बाय 931।
कितना 7.34 आ गया, तो 7.34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी बनी होगी। आई होप यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ही बेहद खूबसूरत और प्यारा सा सवाल है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में। अब देखो सवाल में क्या दे रखा है, बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है न्यूक्लियाई की, A12 B20 C40 D70 48 160। तो मैं लिख देता हूँ, पूछा ना, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। मतलब जिसकी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे पहले आएगा, जो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा वो सबसे बाद में आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो बच्चा पार्टी ए जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी तुम्हें कितनी दे रखी है? ए के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है क्या वो 48 दे रखी है? बी के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है क्या वो 160 दे रखी है? सी के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है क्या 200 दे रखी है? बी के लिए कितनी दे रखी है? 160। सी के लिए कितनी दे रखी है? 200। और डी के लिए कितनी दे रखी है? अरे यार, बी के लिए 160, सी के लिए 200 और डी के लिए कितनी दे रखी है? 210 दे रखी है। क्या हम सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी देके इनकी स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं? हम बोल दे जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा है मतलब उसने उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करी होगी, मतलब सबसे स्टेबल, मतलब डी सबसे स्टेबल? नहीं। सही मेजर क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो अगर इसकी बाइंडिंग एनर्जी टोटल 48 दे रखी है, इसमें 12 न्यूक्लियन है, इसे 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी आ जाएगी? इसकी 160 दे रखी है, लेकिन बी में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या 20 हैं, 20 से डिवाइड कर देंगे। इसकी 200 दे रखी है, लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 40 है, तो 40 से डिवाइड कर देंगे। डी की 210 दे रखी है, इसमें टोटल न्यूक्लियॉन्स का नंबर 70 है, क्या 70 से डिवाइड कर देंगे? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसके लिए सबसे ज्यादा आएगी वो मोस्ट स्टेबल होगा। 48 को 12 से डिवाइड कर दो, 12 4 जा 48, तो क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इसकी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई? इसकी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, इसकी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई और इसकी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन। सबसे अमीर दिखने वाला व्यक्ति जिसकी 210 थी, वो बेसिकली अगर पर कैपिटा इनकम, खानदानी मतलब पर पर्सन इनकम की बात करें या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के केस में बात करें, सबसे कम आ रही। तो लीस्ट स्टेबल ये होगा, मोस्ट स्टेबल ये होगा, तो बी सबसे पहले आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा वो मोस्ट स्टेबल, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे कम वो लीस्ट स्टेबल। आई होप यहां तक सभी बच्चे कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। एक और सवाल करते हैं। 1s2 + 1s2, ये ड्यूटेरियम, दो ड्यूटेरियम कंबाइन करके हीलियम बना रहे हैं, तो कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, ये हमसे पूछा गया। तो जनरली सवाल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ना देके इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, तुम पेन से करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा, तो ये उनको पता होता है। इनफैक्ट ऐसा भी दे देते हैं, और भी अब तो अच्छा करने लगे, तुम्हें और सिंपल डेटा दे देते हैं ताकि सिर्फ तुम रिएक्शन बैलेंस करके आंसर दो, तुम्हें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो मैं आगे चलेंगे वैसे सवाल भी देखते हैं, लेकिन हम तो सारे क्वेश्चन अभी कवर कर रहे हैं, जितने भी टाइप है सब। सबसे बेसिक फॉर्म बता दिया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास दे के पूछ दें। अब दो कोई इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट देके फाइनल बना रहे हैं, अब क्यू वैल्यू पूछ दे रहे हैं। तो जो भी रिएक्टेंट का मास होता है, कंस्टिट्यूएंट का मास में से प्रोडक्ट का माइनस कर दोगे, मास डिफेक्ट आ जाएगा, 931 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एनर्जी रिलीज आ जाएगी। तो बेसिकली जो रिएक्शन आ रही है
1H2 प्लस 1H2 gives 2He4। 1H2 का मास कितना दे रखा है, 2.0115 आ रहा है, और ऐसे दो कंबाइन हो रहे हैं। तो जो डेल्टा एम मास डिफेक्ट निकालोगे, रिएक्टेंट साइड क्या है, कंस्टिट्यूएंट क्या है, ये दो है, तो दो ड्यूट्रियम है, एक ड्यूट्रियम का मास कितना है बच्चा पार्टी, 2.0115 माइनस प्रोडक्ट का मास कितना है बच्चा पार्टी, 4.0015। ये क्यों निकालूं, यहीं से कैलकुलेटर निकालो इसी कितना आ गया बच्चा पार्टी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.0115 4.023 माइनस कर दोगे 4.0015। डायरेक्टली डेल्टा एम जो कैलकुलेट करके आ गया वो 0.02149 आ गया। ठीक है, अगर मास डिफेक्ट आ गया, तुमसे क्यू वैल्यू पूछी है, क्यू वैल्यू इज एनर्जी रिलीज, क्या बच्चा पार्टी, जो भी मास डिफेक्ट आया है 0.02149 उसको 931 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। तो जो भी ये आंसर आया है इसे 931 से मल्टीप्लाई करिए तो जो क्यू वैल्यू एनर्जी रिलीज आ जाएगी वो 20.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक कंफर्टेबल होंगे, क्लियर। सिंपली कंस्टिट्यूएंट के जो मास है उनका सम कर लेना है, माइनस कर देना है प्रोडक्ट का मास, मास डिफेक्ट आ गया, मास डिफेक्ट को 931 से मल्टीप्लाई करोगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। अब तो यार 636 बार कर लिया है सवाल, और सवाल प्रैक्टिस करो। अबे ये तो वही सवाल है। हाँ वही सवाल है लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से दे रखा है। देखो बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है 1H2 की और 2H, ड्यूट्रियम की भी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, और कंस्टिट्यूएंट के मासेस ना देके एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है। देन फाइंड क्यू वैल्यू। अब यहां पे बच्चा पार्टी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। कैसे बदलेगा और क्यों बदलेगा पहले लॉजिकली समझते हैं, फिर कैलकुलेशन करना तो बहुत इजी बच्चों का खेल है। देखा जाए, देखो अभी तक क्या दे रहा था, मासेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट दे रहा था, या मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रहा था। लेकिन वही जो मैं बता रहा हूं, अब जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में उनमें जनरली या तो बाइंडिंग एनर्जी दे रखी होती है या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी होती है। ठीक है, तो क्यू वैल्यू पूछा होता है। तो इस केस में जो क्यू वैल्यू आती है सिंपली नोट लगा के नोट्स में ही लिख लेंगे, वो क्या हो जाती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कंस्टिट्यूएंट। ओ तो ये क्या कर रहे हो, धोखा। अभी तक हमेशा हम रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट माइनस करते आए, अब तुम प्रोडक्ट में से आप रिएक्टेंट का क्या कहते हैं माइनस करवा रहे हो। ये क्या जुगाड़बाजी है, क्या बेईमानी है, अभी एकदम से नया काम कैसे हो गया, लॉजिकली पहले समझाओ ये बात कैसे सही होगा। ये क्या मिल जाएगा तुम्हें, क्यू वैल्यू। पहले समझते हैं लॉजिकली कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तक जब तक मासेस दे रखे थे, एनर्जी रिलीज नहीं दे रखी थी, तो हम रिएक्ट समझ में भी आ रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट थे, कॉन्स्टिट्यूएंट जब मिलके फाइनल प्रोडक्ट बना तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो वही मास डिफेक्ट निकाला, मास डिफेक्ट से। अब यहाँ पे मास डिफेक्ट की निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये क्यों सही है पहले इस बात को लॉजिकली समझते हैं। क्या ये बाइंडिंग एनर्जी का डेटा दे रखा है, एक बार मन में डेफिनेशन पढ़ो बाइंडिंग एनर्जी की, खुद समझ में आ जाएगा ये ऐसा क्यों लिखा है। इट इज एनर्जी रिलीज ड्यू इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो जब मान लो यहां पे मैं बात कर रहा हूं हीलियम जब प्रोडक्ट बन रहा है, इस रिएक्शन की अगर दोस्त बात करूं
ये बन रहा है, इसके फॉर्मेशन में इतनी कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, इनके फॉर्मेशन में कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, बात है। अगर ये दो कंबाइन होकर ये स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और इनके फॉर्मेशन में कुछ कम एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो जो टोटल इनके इसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी उसमें मैं माइनस कर दूं, बिकॉज ये पहले से बने हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ के नहीं बना रहे हो, ये तुम ड्यूट्रियन बना के जोड़ के बनाते हो। ड्यूटेरियम को बनाते वक्त जो एनर्जी रिलीज हो चुकी है, ठीक है, उतना ही अमाउंट तो कम रिलीज होगा। इसको अभी ऐसा नहीं समझ में, ऐसा समझो मोमोज खाने गए थे, 200 रुपए उधार थे, तो -20 में है तुम्हारी एनर्जी, ठीक है। अब बाय चांस कोई और आ गया, उसने तुम्हारे 20 या 40 रुपए दे दिया, ने कहा यार गरीब है, इसको भी खिला देना, जो बर्तन धुल रहा है तुम्हारे यहाँ, तो भी तुम मेरी तरफ से 20 रुपए के मोमोज खिला देना। तुमने चालाकी दिखाई, तुमने कहा नहीं नहीं भाई 20 रुपए के मोमोज ना खिलाओ, मेरे 200 रुपए थे, अब उसमें से 20 माइनस कर लो, 180 बचे। तो वही हो रहा है, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल ही बेसिक कंस्टिट्यूएंट जो है उनसे जोड़ के बनाते, तब जो एनर्जी रिलीज होती उसी को तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम कह रहे हैं। लेकिन हम बेसिक प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं जोड़ रहे हैं, हम इनको ड्यूटेरियम को जोड़ रहे हैं। तो ड्यूटेरियम जब बना है तो कुछ एनर्जी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, तो वो जो इनके फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रखी है, बस वो एनर्जी अगर मैं माइनस कर दूं क्या, तो टोटल एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस आ जाएगा। क्लियर है? समझ गए तो बढ़िया, नहीं समझे तो ध्यान में रख लो कि अगर मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट दे रखे हैं, मास डिफेक्ट निकालना है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, और अगर बच्चा पार्टी डायरेक्टली बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है तो हम क्या करेंगे, हमेशा प्रोडक्ट की टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी कर देंगे, या कॉन्स्टिट्यूएंट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस कर देंगे, तो क्यू वैल्यूज आ जाएगी। तो निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट क्या बनना है, हीलियम। हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस कंस्टिट्यूएंट 2 ड्यूट्रियम है, एक ड्यूट्रियम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी दे रखी है, 2.2। देखो अब यही तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं, यहां पे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। -4.4, तो 28.2 में से 4.4 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी का डेटा देके ये पूछा, यहाँ तक कंफर्टेबल हो, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशन। सबसे पहले इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस दे रखे हो तब सिखा दिया, कंस्टिट्यूएंट के मासेस दे रखे हो तब सिखा दिया। अब अगर बाइंडिंग एनर्जी दे रखी हो तो कैसे निकालना है, प्रोडक्ट की टोटल बाइंडिंग एनर्जी में से कंस्टिट्यूएंट की टोटल बाइंडिंग एनर्जी माइनस कर देंगे तो एनर्जी रिलीज आ जाएगी। 3 ही तरीके के सवाल आते हैं। चौथा कह लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दो, वो भी फॉर्म होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा जो पहले पढ़ाए तो उन पे सवाल नहीं आते, सवाल उन पे भी आते हैं, इन पे भी आते हैं, इन पे थोड़े ज़्यादा आते हैं, इसलिए मुझे सब कुछ ही पढ़ाना पड़ा। ऐसा नहीं कह सकता कि मैं डायरेक्टली ये पढ़ा देता, वो क्यों ही पढ़ाया। यहाँ तक कंफर्टेबल है, चलो ये सवाल करो जल्दी से बच्चा पार्टी, फिर अपन आगे की बातें करते हैं। अभी सिखाया है, जल्दी से सॉल्व करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा पार्टी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन ड्यूट्रियम एंड हीलियम आर, मोहब्बत वाली बात बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो। पर न्यूक्लियन ड्यूट्रियम की बाइंडिंग एनर्जी दे रखी 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड हीलियम की कितनी दे रखी, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर न्यूक्लियन, इस शब्द पे ध्यान देना। When two deuterium nuclei fuses to form a helium nucleus, the energy release पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को जो पिछला क्वेश्चन पूछा, आंसर ऑब्वियस सी बात है सेम आना है, पूछने का तरीका अलग है। अभी क्या किया था, टोटल बाइंडिंग एनर्जी दे रखी थी, बहुत शरीफ लोग थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा भाई इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछते, सिर्फ प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करना, सिर्फ सब्ट्रैक्शन पूछ रहे हैं क्या, थोड़ा तो डिफिकल्ट करें। थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, इन जनरल पर न्यूक्लियन तुम्हें एनर्जी दे, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा, बेस लॉजिक वही रहेगा, आंसर वैसे ही आएगा। जो क्यू वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ
कॉन्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। अब बेसिक रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। एक ड्यूट्रियम, सॉरी दो ड्यूट्रियम जुड़ के बना रहे हैं हीलियम, और इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हीलियम की अगर टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है He, तो जो पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है डेटा, सिंपली उसे B/A दे रखा है, उसे मास नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो वही करना है। पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी तुम्हें 7 दे रखी है। कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, मास नंबर कितना है 4, क्या 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आ गई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, टोटल बाइंडिंग एनर्जी। इसी तरह टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रियम निकालो। वो भी क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो इसकी दे रखी है उसे इसी के मास नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा। ड्यूट्रियम की पर न्यूक्लियॉन कितनी दे रखी है 1.1, और ड्यूट्रियम का मास नंबर क्या है देखो बच्चा 2 है, तो क्या 2.2 आ गई। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे 28 माइनस कंस्टिट्यूएंट की बाइंडिंग एनर्जी। एक ड्यूट्रॉन की 2.2 है, ऐसे दो हैं, तो 2 इंटू 2.2। समझ में आया यहां का दो का मल्टीप्लीकेशन क्यों हुआ? भाई दो ड्यूट्रियम थे, एक ड्यूट्रियम, दो ड्यूट्रियम थे, एक ये और एक ये। एक ड्यूट्रियम की जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है वो 2.2 आ रही है, और ऐसे थे कितने, दो, तो 2 इंटू 2.2 कर दिया, माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 28 माइनस 4.4, दैट इज इक्वल टू 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप यहाँ तक सभी बच्चे कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। क्लियर है, कंफर्टेबल है, मस्त है, मजे में है। तो सिंपली अगर डायरेक्टली बाइंडिंग एनर्जी दे रखी थी तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना होता है। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, शब्दों पे जाना, अगर एग्जाम में पर न्यूक्लियॉन, क्वेश्चन में पर न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, तो जिसकी जिसकी भी दे रखी है, जैसे हीलियम की दे रखी है 7, तो हीलियम का जो मास नंबर है तुम्हारा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 4 टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ड्यूट्रियम की दे रखी है ड्यूटेरियम की दे रखी है 1.1, तो ड्यूट्रियम का मास नंबर क्या है 2, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1.1 से, कितना आ गया 2.2 सिंपली। अब जो रिएक्शन में कितने लग रहे हैं, ये 2 और ये कितना बना 1, तो इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी से -2 इंटू 2.2 क्यों कर रहा, क्योंकि इसके दो न्यूक्लियाई, दो ड्यूट्रियम न्यूक्लियाई ज्वाइन होके एक हीलियम बना रहे थे, तो एक ड्यूट्रियम न्यूक्लियाई की एनर्जी 2 पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी 2.2 है, तो दो की कितनी होगी 2 इंटू 2.2। एक सवाल और करो और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसके लिए दे रखा है, लिथियम के लिए दे रखा है। सॉरी, इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकाल ली है। प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट साइड या कंस्टिट्यूएंट साइड ये है। तो एनर्जी रिलीज या क्यू वैल्यू की मैं बात करूं, डायरेक्टली करते हैं, अब नाटकबाजी नहीं। हीलियम के कितने कितने हीलियम बने, 2, 2 इंटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम लिख देते हैं। अब देखो बच्चा पार्टी, तुम्हें डेटा क्या दे रखा है, डेटा में टोटल बाइंडिंग एनर्जी नहीं पर न्यूक्लियॉन दे रखी है, लिथियम की और हीलियम की। लिथियम की कितनी है, हीलियम की कितनी दे रखी है, 7.06 दे रखी पर न्यूक्लियॉन 7.06 दे रखी है। हीलियम के एक न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन होते हैं, 4, तो 4 इंटू 7.06,
पर न्यूक्लियन इतनी बाइंडिंग एनर्जी है, 4 न्यूक्लियन होते हैं हीलियम में, तो 4 से मल्टीप्लाई करके टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 हीलियम आ जाएगी। और ऐसे 2 हीलियम थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी ये बाइंडिंग एनर्जी ये आ गई। माइनस आ जाते हैं रिएक्टेंट साइड में। 1H1 तो एक प्रोटॉन ही हो गया, और एक क्या हो गया बच्चा पार्टी, लिथियम हो गया। ठीक है, लिथियम की कितनी दे रखी है बाइंडिंग एनर्जी, 5.6 दे रखा है। कितना था, एक ही लिथियम था, कितना है बच्चा पार्टी इसका, 7 है। इसकी कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन लिथियम क्या है, 7 है, इनटू आया प्रोटॉन 1H1, क्या ये प्रोटॉन है, 1H1 मतलब एक प्रोटॉन है। ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब 0 न्यूट्रॉन, मतलब सिंपल एक प्रोटॉन पड़ा है। प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी ले क्या, नहीं। कभी भी रिएक्शन में एक सिंगल प्रोटॉन सिंगल न्यूट्रॉन, अकेला प्रोटॉन अकेला न्यूट्रॉन मिल गया तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, 0। सिंपली समझो बाइंडिंग एनर्जी क्या थी, खुले आवारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो मस्त थे उनको उठा के तुमने न्यूक्लियस के अंदर बंद कर दिया। जब वो फ्री थे तो उनके बाइंडिंग एनर्जी 0 थी, तब वो कोई एनर्जी रिलीज नहीं किए थे, मस्त थे, कहीं भी घूम सकते थे। ठीक है, लेकिन तुमने उन्हें उठा के बच्चा पार्टी उनकी शादी कर दी, न्यूक्लियस में बंद कर दिया। अब उन्हें वहां से फ्री होने के लिए बहुत सारी एल्यूमिनाई मनी देनी पड़ेगी, तो वो नहीं हो सकते। तो जब भी खुला प्रोटॉन दिख जाए, खुला न्यूट्रॉन मतलब सिंगल प्रोटॉन या सिंगल न्यूट्रॉन कहीं भी पड़ा है, तो सिंगल प्रोटॉन या सिंगल न्यूट्रॉन की कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती, बिकॉज वो उससे छोटा कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना। प्रोटॉन किसी चीज से मिलके नहीं बना है कि 2 प्रोटॉन आए और एक और प्रोटॉन बना लिया, ये एक सिंगल प्रोटॉन है, सिंगल आदमी की कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती, तो इसकी कुछ नहीं लिखेंगे। तो प्रोडक्ट साइड में 2 हीलियम थे, एक हीलियम की टोटल बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे, पर न्यूक्लियन जो दे रखी है, हीलियम में जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियन होते हैं 4 होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे 2 हीलियम बन रहे थे, इस पूरे डेटा को 2 से मल्टीप्लाई, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ गई प्रोडक्ट साइड की। रिएक्टेंट साइड में पर न्यूक्लियन कितनी है बच्चा पार्टी, 5.6। ऐसे कितने हैं, 7 है, तो 7 इंटू 5.6 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो बच्चा पार्टी, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 7.06, 56.48 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 5.60, 39.2। क्लियर है, सेपरेट कर दो आंसर आ जाएगा। 56.48 माइनस 39.2, 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द क्लियर एंड फाइनल आंसर। आई होप यहाँ तक कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। एक और सवाल कर लो दोस्त मजे के लिए। इससे ज़्यादा प्रैक्टिस मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, और तुम्हें फर्दर प्रैक्टिस की जरूरत भी, इतने बार रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन अपन ने कर लिए। कंसिडर द फॉलोइंग अंडर रिएक्शन। ये रिएक्शन दिख रही है, एक्स 200 2 ट्राई ए 110 बी 90 प्लस कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। डेटा क्या दे रखा है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है या पर न्यूक्लियन दे रखी है, देखो पर न्यूक्लियन दे रखी है, एक्स की ए की बी की सबकी दे रखी है। एनर्जी रिलीज पूछी गई है, तो एनर्जी रिलीज या क्यू वैल्यू ऑफ द अगर बात करें तो वो बेसिकली जो प्रोडक्ट साइड बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में क्या क्या बन रहे हैं, ए और बी दोनों बन रहे हैं, ए की बाइंडिंग एनर्जी प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी माइनस कर दें रिएक्टेंट साइड की बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स। तो क्या क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अब देखो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए कैसे निकालोगे, ए के लिए
पर न्यूक्लियन की एनर्जी एक्स ए के लिए पर न्यूक्लियन की एनर्जी 8.2 दे रखा है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन ए के पास कितने न्यूक्लियन है? ए के पास क्या सभी को दिख रहा है 110 न्यूक्लियन है, और पर न्यूक्लियन तुम्हें जो एनर्जी दे रखी है वो 110 न्यूक्लियन है, और पर न्यूक्लियन 8.2 था। प्लस बी की बात करते हैं। बी के पास पर न्यूक्लियन कितनी दे रखी है? 8.2 दे रखी है, और बी के पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 90 है। एक्स एक्स की बाइंडिंग एनर्जी कितनी दे रखी है? 7.4। कितने हैं इसके पास? 200 न्यूक्लियॉन है। आगे बाइंडिंग टोटल एनर्जी रिलीज सिंपल ही था, सॉल्व कर लो। 110 मल्टीप्लाइड बाय 8.2, 902। 8.2 मल्टीप्लाइड बाय 90, 738 माइनस 200 मल्टीप्लाइड बाय 7.4, 1480। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 902 प्लस 738, 1640 आ गया, माइनस 1480, 160। सॉल्व करके जो टोटल एनर्जी रिलीज हुई 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई होगी इस प्रोसेस में। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। क्लियर है? अब एक और सवाल करते हैं। शर्मा जी का बेटा याद है? सब क्या चाहते हैं? शर्मा जी का बेटे जैसा बनना। क्योंकि शर्मा जी का बेटा यहाँ कहीं है, 8.5 वाला ये। या अप्रोक्सीमेटली डायग्राम थोड़ा गलत बन गया हो सकता है। मान लो वाई शर्मा जी का बेटा है, ऑब्वियस दिख रहा है। जेड वाई एक्स और डब्ल्यू में क्लास का टॉपर क्या है? वाई। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। क्लियर है? तो हर कोई शर्मा जी के बेटे जैसा बनना चाहता है, मतलब उतना स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी? तो वही प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी जो वाई की तरफ अप्रोच कर रहे हो। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही हो लेकिन फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा हो वो शर्मा जी को अप्रोच के बेटे को अप्रोच कर रहा हो, तो वो आंसर आना चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं बेसिक। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व फॉर ए न्यूक्लियाई शो इन द फिगर। W, X, Y and Z are 4 nuclei indicated on the curve. The process that would release energy. एनर्जी तो जब तभी रिलीज होगी जब स्टेबिलिटी गेन करोगे। स्टेबिलिटी गेन करोगे मतलब शर्मा जी के बेटे जैसा बनोगे। तो देखते हैं। जेड की भी चाहत है यहाँ जाने की, डब्ल्यू की भी चाहत है ऐसा बनने की, और एक्स की भी चाहत है ऐसा बनने की। और जब भी ये ऐसा बनेंगे एनर्जी रिलीज होगी। तो पहली रिएक्शन चेक करते हैं। वाई गिव्स टू जेड, वाई टू जेड। शर्मा जी का बेटा कभी जेड जैसा बनना भी चाहेगा? वो तो खुद क्लास का टॉपर है। तो ये प्रैक्टिकल प्रोसेस कभी खुद से तो होगा नहीं, और ये प्रोसेस अगर नहीं होगा तो इस प्रोसेस में एनर्जी तो रिलीज होगी नहीं। उसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी जिसमें शर्मा जी के बेटे की तरफ जा रहे हो। शर्मा जी के बेटा तुम्हारी तरफ आ रहा है तो एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, एनर्जी देनी पड़ेगी। इसे बिगाड़ना पड़ेगा। इसको बिगाड़ने के लिए इसको पार्टियों में ले जाना पड़ेगा, इसे फालतू की चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, इसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। जब उस खर्चे की इसकी आदत लग जाएगी तब जाके बिगड़ेगा ना शर्मा जी का बेटा। अभी तो क्लास में बैठ कर पढ़ रहा है। तो y गिव्स टू जेड, क्या ये प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी? नहीं। एनर्जी तभी रिलीज होगी जब शर्मा जी के बेटे जैसे आप बनोगे, तभी स्टेबिलिटी गेन करोगे, तभी एनर्जी रिलीज होगी। तो इसमें तो नहीं हो रही। W गिव्स x प्लस जेड,
डब्ल्यू एक्स दे रहा है, तो देखो जब डब्ल्यू से एक्स की फॉर्मेशन हो रही है, ऑब्वियस सी बात है शर्मा जी के बेटे की तरफ गया डब्ल्यू, तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, लेकिन एक जो प्रोडक्ट बना वो जेड है बना, वो इससे भी नीचे लोअर लेवल का है, तो इस प्रोसेस में एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज नहीं हुई होगी, गेन करी होगी, बिगड़ा होगा, बाहर पार्टी आर्टी करी गई होगी उसने। ये बात समझ में आ रही है? तो एक तो स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, इस वजह से तुम सर्टेनली नहीं कह सकते कि नेट एनर्जी रिलीज हुई या नहीं। थोड़ा डाइसी वाला मामला है, तो इसे एक बार ऐसे रख लो। W गिव्स 2y। अगली बार W ने क्या किया, टूट के दो प्रोडक्ट बनाए, दोनों y। या दोनों जो W अगर दो पार्ट में टूटा और दोनों ही बिल्कुल शर्मा जी के बेटे बन गए, मतलब स्टेबल प्रोडक्ट बन गए, स्टेबिलिटी गेन हुई होगी तो क्या एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो W गिव्स 2y ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज हुई होगी, सर्टेनली बात है, बिकॉज जो दोनों प्रोडक्ट बने वो दोनों प्रोडक्ट्स जो है इससे ज्यादा स्टेबल है, इससे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रह रहे हैं। तो ये बात सर्टेन है कि W गिव्स 2y में 100% बात तय हो गई कि एनर्जी रिलीज ही हुई होगी। आई होप यहां तक कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। एक और सवाल करके बताओ। फिजन ऑफ न्यूक्लियाई इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन देम। फिजन क्यों पॉसिबल होता है? भाई जो बड़े न्यूक्लियाई होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो जाती है, जैसे जैसे मास नंबर में आगे जाते जाते हैं। भाई देखो 130 से 70 तक तो स्टेबल है, 170 से जैसे ही आगे जाते जाओगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मास नंबर के साथ डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहली बात तो डिक्रीज होती है विद मास नंबर एट हायर मासेस, डिक्रीजेस विद मास नंबर एट लो मास नंबर। या लो मास नंबर 30 से छोटे वाले क्या फिजन करते हैं या फ्यूजन करते हैं? तो ये वाले तो फ्यूजन करते हैं। तो फ्यूजन का प्रोसेस इसलिए होता है कि जो मास नंबर जब कम करोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो जाती है लोअर मासेस के लिए। हायर मासेस के लिए क्या होता है, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ाओगे 170 से जैसे दूर जाओगे तो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटती जाती है, तो डिक्रीज होती है विद मास नंबर एट हायर मास नंबर। अगला सवाल, द डिपेंडेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर का कर्व कैसा आता है? क्या यही आता है, ये शर्मा जी का बेटा था, इस तरीके का कर्व बनाया था? इनमें से सबसे एक्यूरेट कौन सा है? यही है, शर्मा जी का बेटा ही है। आयरन जो है Fe56 सबसे मोस्ट स्टेबल होता है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है पर न्यूक्लियन, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और सवाल, the above is the plot of binding energy per nucleon EB against the nuclear mass M, A, B, C, D, E, F corresponding to different nucleon. Consider the four reaction. चार रिएक्शन है, वही बताना है कौन पॉसिबल है। भाई देखो सभी में एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी उसी में रिलीज हो रही होगी जब स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा, मतलब जो दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं वो शर्मा जी के बेटे को अप्रोच कर रहे हो। तो देखो A प्लस बी गिव सी, A प्लस बी गिव सी, बिल्कुल सही बात है। ए और बी कंबाइन होके सी पहुंचे तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई क्या? जब भी शर्मा जी का, ये देखो सी क्या है, क्लास का टॉपर है, शर्मा जी का बेटा है, दो कंबाइन करके चिटिंग करके शर्मा जी के बेटे के बराबर नंबर ले आ रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ये दो फ्यूज होके शर्मा जी के बेटे के पास पहुंच रहे हैं, अच्छी बात है, इस प्रोसेस में स्टेबिलिटी गेन होगी, एनर्जी रिलीज होगी। सी गिव्स ए प्लस बी, भाई सी क्यों बदलने, सी ए और बी में क्यों कन्वर्ट होना चाहेगा, कभी नहीं कन्वर्ट होना जाएगा, तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज नहीं होगी, इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी शर्मा जी के बेटे को। अगर शर्मा जी का बेटा ए और बी जैसा बनने लगा, शर्मा जी के बेटे को बिगाड़ना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी खुद नहीं रिलीज। डी प्लस ई, डी प्लस ई मिलके एफ बना रहे हैं, एफ प्लस एनर्जी। डी और ई देखो शर्मा जी के बेटे के पास में है, ये टॉपर नहीं है लेकिन सेकेंड थर्ड रैंक पे तो आ रहा है, ये देखो कहाँ फेलियर बैठा बिल्कुल लास्ट में। तो क्या ये खुद से उधर जाके एनर्जी रिलीज करेंगे? नहीं, जब भी आप शर्मा जी के बेटे की तरफ जाओगे तभी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ये भी प्रैक्टिकल पॉसिबल है। अब पढ़ते हैं एफ गिव्स डी प्लस ई। एफ जो था ये टूटा और डी और ई, एफ टूट के क्या शर्मा जी के बेटे के क्लोज आना चाह रहा है? बिल्कुल, डी और ई दोनों ही शर्मा जी के बेटे के क्लोज में है,
दोनों ही केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंप्रूव हो रही है, बढ़ रही है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है मतलब एनर्जी रिलीज बढ़ रही है, मतलब टोटल एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो ये भी एक प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो 1 और 4 सही है, बाकी गलत है। इसमें ई इज पॉजिटिव मतलब एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो फर्स्ट और फोर्थ में हुई होगी। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। क्लियर है दोस्त? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। टाटा बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? आज के लिए इतना ही था। आई होप बाइंडिंग एनर्जी को लेके एक एक कंसेप्ट पूरा आपको क्लियर होगा। मास डिफेक्ट क्लियर होगा, बाइंडिंग एनर्जी क्लियर होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्लियर होगा। एनर्जी रिलीज के 3 तरीके के सवाल आते हैं। एक कंस्टेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास दे दे, या कंस्टिट्यूएंट्स के मास दे दें। तो जब भी कंस्टिट्यूएंट के मासेस दे रखे हो तो मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे और उसे सी 931 से मल्टीप्लाई करके टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाल दें। लेकिन अगर क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है तो जो प्रोडक्ट की टोटल बाइंडिंग एनर्जी आती है उसमें से रिएक्टेंट की माइनस कर देते हैं, उससे आपका एनर्जी रिलीज आ जाता है। ये 2 सिंपल से स्टेप्स थे, उस पर भयंकर लेवल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दी। फर्दर क्वेश्चन बचेंगे ही नहीं है, सारे तो करा दिए, तो कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं, लेक्चर सेल्फ सफिशिएंट है। कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें अपन रदरफोर्ड एंड सोडीज लॉ और रेडियो एक्टिव डिकेज की, जो आज बात करी थी रेडियो एक्टिव डिके की, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। कल अपन रेडियो एक्टिव डिके पढ़ेंगे और रदरफोर्ड सोडी लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद अपन नीट के सिलेबस जो एनएमसी ने गाइडलाइंस शो करी है उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर ये सब है तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा आप लोगों को अच्छे से, ठीक है? दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। टाटा बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद।